अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेस्ड है हाफ लाइफ और मीन लाइफ पर। हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे हाफ और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इसमें इसके साथ रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस या एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। यानी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाफ और मीन लाइफ्स क्या हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं, क्या इनके डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, और हाफ और मीन लाइफ्स से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाफ लाइफ बुनियादी तौर पर वो टाइम है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सैंपल 50% डिके हो जाए, या इसके हाफ ऑफ जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो जाएं। तो हाफ न्यूक्लियाई डिके होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब देखें इसके जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं जो हाफ लाइफ के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं वो क्या है। n is equal to n naught e to the power minus lambda t, n is equal to n naught divided by 2 to the power n, और delta n is equal to minus lambda n naught delta t। n naught जो है ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और n जो है ये रिमेनिंग एटम्स होते हैं पर्टिकुलर हाफ लाइफ्स के बाद, और ये स्मॉल n जो है ये शो करता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। इस केस में जो हम ये n इस्तेमाल करते हैं, चूंकि n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, तो ये डिटरमिन हम कैसे करते हैं, गिवन टाइम को डिवाइड करते हैं किस चीज़ पे, हाफ लाइफ टाइम पे, जबकि लैम्डा जो है ये डिके कांस्टेंट होता है किसी भी एलिमेंट का। और एक चीज़ जो हमें अपने जहन में रखनी है कि एक सैंपल को इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीटली डिके होने के लिए। ठीक है, अब हम ऑनवर्ड मूव करते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एक सैंपल की। तो हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन, पहले नंबर है नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस टाइप का है, वो कार्बन है, वो यूरेनियम है, वो प्लूटोनियम है, इस तरह के इसकी नेचर क्या है। फिर दूसरी बात ये कि चूँकि हम जानते हैं कि तमाम तर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स भी कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, कुछ की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, कुछ की हाफ लाइफ कम होती है। तो हमें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर यूरेनियम है तो इसके तमाम तर जो आइसोटोप्स हैं उनकी हाफ लाइफ बराबर नहीं होगी। तो टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप पर भी हाफ लाइफ डिपेंड करती है। नेक्स्ट है डिके कांस्टेंट लैम्डा। डिके कांस्टेंट लैम्डा जितना ज़्यादा होगा हाफ लाइफ उतना ही कम होगा। डिके कांस्टेंट का हाफ लाइफ के साथ इन्वर्स रिलेशन है, और इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि बुनियादी तौर पर जो डिके कांस्टेंट है वो हम किसे कहते हैं। चूँकि हाफ लाइफ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एट द सेम टाइम हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ये एज ऑफ द सैंपल पे डिपेंड नहीं करती कि एक सैंपल कितना पुराना है। हाफ लाइफ एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एटम्स 50% डिके होंगे। अब इसकी सैंपल क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इस पर हरगिज़ डिपेंड नहीं करता। एज ऑफ द सैंपल, इसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, टेम्परेचर ऑफ द एंड प्रेशर, और केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस। ठीक है, इन चीज़ों पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती। अमूमन लोग ये समझते हैं कि अगर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं तो हाफ लाइफ कम होगी। हाफ लाइफ बेसिकली एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, गिवन होंगे, उसका 50% डिके होंगे, फिर ख्वाह वो ज़्यादा गिवन हो या कम गिवन हो। मसलन अगर आपको कहा जाए कि एक सैंपल का जो हाफ लाइफ है वो 1 आवर है, तो उसी तरह की जब आप दो सैंपल लेंगे, एक साइड पर 1000 एटम्स होंगे और दूसरी साइड पर 100 एटम्स होंगे, तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा 100 को 50 में डिके होने में या डिक्रीज होने में, और 1000 को 500 रह जाने में। दोनों केसेस में इक्वल टाइम लगेगा। इसलिए हम कहेंगे कि हाफ लाइफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करता। ओके, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी की। ये सबसे ज़्यादा जो मिस अंडरस्टूड एक टर्म है हाफ लाइफ से रिलेटेड, इसको हम अब समझने वाले हैं। एक्टिविटी जो है ये हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स डिकेड पर हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ में कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं, ये इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला आपके सामने है, डेल्टा एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन डेल्टा टी। ये आर बुनियादी तौर पर एक्टिविटी है जो कि डेल्टा एन के बराबर है या बराबर है माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी। हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एन जो है ये नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स हैं या ओरिजिनल एटम्स हैं, और डेल्टा एन जो है ये नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि आर यानी एक्टिविटी जो है, जो कि नंबर ऑफ एटम्स बताती है, डिके होने वाले नंबर ऑफ एटम्स पर हाफ लाइफ, इसको हम मेजर करेंगे पर सेकंड में, और इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रिलेशन है टाइम के साथ, जो कि हमें नेगेटिव से नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हाफ लाइफ गुजरती जाएंगी, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम
जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी अगर पहले 1000 एटम डिके हुए थे पहले हाफ लाइफ में, तो दूसरे हाफ लाइफ में जो नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे वो 500 होंगे, और तीसरे हाफ लाइफ में जो नंबर ऑफ एटम्स डिके होंगे वो 250 होंगे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरने के साथ साथ नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स कम होते जाएंगे। इसलिए हम लिखते हैं कि आर हैज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग रिलेशन विद द टाइम। अच्छा, अब एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी सैंपल उतना कम स्टेबल होगा, यानी लेस स्टेबल इज द सब्सटेंस, या आप ये कहेंगे कि मोर अनस्टेबल इज द सब्सटेंस। दूसरा, एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, इतनी कम होगी। हाफ लाइफ का और डिके कांस्टेंट का चूंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो एक्टिविटी ज्यादा होने से हाफ लाइफ कम, और जब हाफ लाइफ कम है तो इसका डिके कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्टिविटी को मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करने वाले हैं। In the activity R versus time graph, rank the samples according to their half lives, shortest to longest. अब आपको एक ग्राफ गिवन है एक्टिविटी और टाइम का, और ये 1, 2, 3 जो है ये 3 डिफरेंट रेडियो एक्टिव सैंपल्स हैं। आपको ये कहा गया कि इनको रैंक करें शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, यानी जिसकी हाफ लाइफ सबसे कम होगी, जिसकी हाफ लाइफ सबसे कम होगी उसको आपने पहले लिखना है, और जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है आपने उसको एंड पे लिखना है। अब जो की पॉइंट है वो आप लोगों ने जहन में ये रखना, याद रखना है कि इन आर वर्सेस टाइम ग्राफ, इन आर वर्सेस टाइम ग्राफ, हाँ, मोर स्टीपर द कर्व, more steeper the curve, less will be half life. जितनी ज्यादा स्टीपनेस होगी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। अब देखें, हाफ लाइफ जो है हम लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो सबसे कम स्टीपनेस के लिहाज से किसकी बनती है, 2, यानी सबसे ज्यादा स्टीपनेस किस चीज की है, 2। इसके बाद सबसे कम स्टीपनेस जो है वो किस चीज की है, 2 के बाद है 1 और इसके बाद है 3। यानी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा स्टीप जो कर्व है वो 2 का है, उसके बाद ज्यादा स्टीपनेस 1 में है और सबसे कम स्टीपनेस 3 में है। तो चूंकि हमने तरतीब कर लिखनी है शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, 2 की स्टीपनेस सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, सबसे कम होगी, और 1 की स्टीपनेस उसके बाद ज्यादा है तो इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, 2 से ज्यादा हो जाएगी, और 3 में स्टीपनेस सबसे कम है तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि स्टीपनेस ऑफ आरटी ग्राफ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, हाफ लाइफ के। ज्यादा स्टीपनेस कम हाफ लाइफ। ओके, चलें अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट हम कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स डिके हुए हैं पर सेकंड, नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर सेकंड, और जो एक्टिविटी है वो नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन अ हाफ लाइफ, जबकि जो डिके कांस्टेंट है ये नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन अ यूनिट टाइम है। ऑल्दो दोनों मेजर होते हैं पर सेकंड में, लेकिन याद रखना ये नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन यूनिट टाइम है और एक्टिविटी जो है वो नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन हाफ लाइफ है या पर हाफ लाइफ है। अब जितना ज्यादा डिके कांस्टेंट की वैल्यू होगी इसका मतलब कि पर सेकंड इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो हाफ लाइफ उतनी कम होगी और एलिमेंट जो होगा उतना कम स्टेबल होगा, यानी उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब इसका जो हाफ लाइफ के साथ रिलेशन है वो बेसिकली ये है, और T1/2 इज प्रोपोर्शन टू लैम्डा। याद रखिएगा ये 0.693 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 3 days, इट्स डिके कांस्टेंट विल बी। तो डिके कांस्टेंट का चूंकि फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ 3 days है तो हमारे पास डेज में आंसर आ रहा है या पर डे आंसर आ रहा है 0.23 पर डे। अगर आवर्स में हमें ऑप्शन गिवन होंगे तो 0.693 ओवर
72 हम करेंगे तो आवर्स, क्योंकि 3 दिन में 72 आवर्स होते हैं। तो पर आवर के हिसाब से हमारा आंसर आएगा 9.6 इंटू 10⁻³ या 0.0096। ठीक है, तो हमने डे में लिखना है या आवर में लिखना है डीके कांस्टेंट को, या सेकंड में लिखना है, ये डिपेंड करता है कि हमें जो क्वेश्चन के ऑप्शंस गिवन हैं उनमें यूनिट्स क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर डेज का यूनिट इस्तेमाल हुआ है तो हम डेज में लिखेंगे, पर डेज में। अगर पर आवर का इस्तेमाल हुआ है तो हम पर आवर में लिखेंगे। इसी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर करने के लिए हम दूसरी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कहते हैं इफ अ सैंपल ए हैज़ ग्रेटर हाफ लाइफ देन बी, पिक करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो सैंपल गिवन हैं ए और बी। सैंपल ए की जो हाफ लाइफ है वो बी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। आई रिपीट, सैंपल ए हैज़ ग्रेटर हाफ लाइफ देन बी। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, डिके कांस्टेंट ऑफ लैम्डा, डिके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी लैम्डा ए इज लेस देन बी। अब ये स्टेटमेंट गलत किस लिए है, क्योंकि हाफ लाइफ का इनवर्स रिलेशन है लैम्डा के साथ। जिसकी हाफ लाइफ ज़्यादा उसका लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। ओके, तो अगर ये ऐसे होता कि लैम्डा ए इज लेस देन लैम्डा बी, फिर हम इसको ठीक मान लेते। बी, एक्टिविटी आर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है उसकी एक्टिविटी कम होती है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ऑप्शन बी भी गलत है। अच्छा, सी को देखें, ए इज मोर स्टेबल देन बी। यस, जितनी हाफ लाइफ ज्यादा होगी एलिमेंट उतना स्टेबल होगा, तो सी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। डी को देखें, डीके कांस्टेंट ऑफ लैम्डा ए इज लेस देन लैम्डा बी, ये भी ठीक है। जिसका डीके कांस्टेंट लेस होता है उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। ए का डीके कांस्टेंट लेस है तो ए की हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए, और वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया जा चुका है। सी स्टेटमेंट दुरुस्त है, डी स्टेटमेंट भी दुरुस्त है। ई देखें, ए विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर 1 ईयर। अगर हमें सेम नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स दिए गए हों फॉर सेम नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स, 1 साल के बाद ए के जो नंबर ऑफ एटम्स रह चुके होंगे वो बी के मुकाबले में ज्यादा होंगे। ये बात भी ठीक है, क्योंकि ए की हाफ लाइफ ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन चूंकि इस तरह का था कि पिक करेक्ट स्टेटमेंट्स, हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करनी थी। तो ए और बी गलत स्टेटमेंट्स हैं, जबकि सी और डी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये क्या हैं, बिल्कुल ठीक हैं। डीके कांस्टेंट के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन अ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर हाफ ऑफ अ हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल। अगर जो टाइम हमें गिवन हो वो हाफ लाइफ का भी हाफ हो, तो फिर कितने नंबर ऑफ क्या फ्रैक्शन रह जाएगा। देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं और हमें पता है कि एज n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n। ये n क्या है, ये t ओवर हाफ लाइफ इसके बराबर है। अब देखें, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो करता है जो कि न्यूमेरिकली बराबर होता है t डिवाइड बाई, यानी गिवन टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, ये गिवन टाइम है और ये हाफ लाइफ टाइम है। अब जो हमें टाइम दिया गया है वो क्या है, वो हाफ लाइफ का भी क्या है, हाफ लाइफ का भी हाफ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई है। सो n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई 2, और n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं n नॉट डिवाइड बाई √2। सो n नॉट जो है वो इनिशियल एटम्स है, इनिशियल न्यूक्लियाई है या एटम्स हैं। सो हम ये कहेंगे कि इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हुआ, ऑप्शन बी हुआ। एग्जाम्पल के लिए इसको मजीद बेहतर समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इफ द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इज 1 मिलियन, यानी n नॉट कितना है, 1 मिलियन है। आपको पता है कि 1 मिलियन हम कैसे लिखते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 6 लिखते हैं। और जो हमें हाफ लाइफ टाइम गिवन है t1/2 कितना है, वो 20 सेकेंड्स है। जो टोटल टाइम गिवन है वो क्या है, वो 10 सेकेंड्स है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखें, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n। n जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं, ये t ओवर t1/2 होता है। t आपको वो टाइम जो कि गिवन होता है और t1/2 हाफ लाइफ टाइम होता है। जो टाइम हमें गिवन है वो 10 है
और जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, वो 20 है। तो आंसर क्या आया, 1/2 आया। अगेन सो n इज इक्वल टू, एन नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁶ और 2, n की जगह क्या लिखेंगे, 1/2। तो जो फाइनली आंसर हमारा बनेगा वो 10⁻⁶ ओवर √2 आएगा, या 1/1,000,000 ओवर √2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर, एग्जाम्पल भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मरहला है फ्रैक्शन या परसेंटेज या दोनों। जब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि क्या फ्रैक्शन या क्या परसेंटेज एग्जाम्पल का रह जाएगा, दूसरे अल्फाज में डिके हो जाएगा जब आप सर्टन हाफ लाइफ्स के बाद बात करते हैं। अगर आप हाफ लाइफ को समझना चाहते हैं तो ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर जो टेबल है ये आपके लिए नहायत हेल्पफुल साबित होगा। देखें, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इस तरफ हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड, यानी 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4, 5, 6। इस तरफ है फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग एटम्स, यानी एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने रह जाएंगे, वो फ्रैक्शन में भी लिखे हुए हैं और परसेंटेज में भी लिखे हुए हैं। 3 हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, वो फ्रैक्शन क्या बनेगी और वो परसेंटेज क्या बनेगी। 5 हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, वो फ्रैक्शन क्या बनेगी और वो परसेंटेज में हम कैसे लिखेंगे। दूसरे वर्ड्स में, एक हाफ लाइफ के बाद क्या फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ एटम डिके हो जाएगा। 3 हाफ लाइफ के बाद क्या फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ एटम डिके हो जाएगा। फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे, परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। और 6 हाफ लाइफ के बाद इनिशियल का कितने परसेंट या कितना फ्रैक्शन डिके हो चुका होगा या हो जाएगा। तो आप देखें कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद या एक हाफ लाइफ के बाद एग्जैक्टली 50% डिके हो जाता है और 50% क्या हो जाएगा, रह जाएगा। जब 2 हाफ लाइफ गुजरेंगी तो इनिशियल का सिर्फ 25% हिस्सा बच जाएगा, यानी 1/4 बच जाएगा। अगर 25% बच गया है तो डिके कितना हो गया, 75%। इसी तरह 3 हाफ लाइफ के बाद इनिशियल का 1/8 फ्रैक्शन रह जाएगा। 1/8 को हम 12.5 लिख सकते हैं। अगर इतना रह गया है, ये रिमेनिंग है, तो इट मीन्स कि जो डिकेड है वो 87.5 है। इसी तरह ऑनवर्ड हम समझते जाते हैं। सपोज करें 5 हाफ लाइफ्स के बाद, 5 हाफ लाइफ्स के बाद एक सैंपल इनिशियल का 1/32 इसका फ्रैक्शन बच जाएगा, रह जाएगा। 1/32 को हम क्या लिख सकते हैं कि एक सैंपल 5 हाफ लाइफ्स के बाद सिर्फ 3.2% ऑफ द इनिशियल रह जाएगा। इट मीन्स कि डिके कितना हुआ, 96.8%। ओके, तो ये आप याद करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं, हाँ, अपने पेपर के दौरान। अब आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए हम एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड फ्रैक्शन एंड परसेंटेज ऑफ डिकेड एटम्स ड्यूरिंग 4th हाफ लाइफ ओनली। हाँ, हमने आफ्टर 4 हाफ लाइफ नहीं करना, हमने सिर्फ 4th हाफ लाइफ में कितना फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिके हो गया या कितने परसेंट एटम डिके हो गए हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स डिकेड एटम्स कितने होंगे, डिकेड एटम्स कितने होंगे, वो है 7/8 n0। और आफ्टर 4 यानी 4t1/2, 4 हाफ लाइफ के बाद जो डिकेड एटम्स होंगे वो कितने हैं, वो है 15/16 n0। सो ड्यूरिंग 4th हाफ लाइफ में, so during 4th half life the decayed atoms are जी। तो सिर्फ 4th हाफ लाइफ में कितने एटम्स डिके हुए हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हम 15/16 n0 से माइनस करेंगे किस चीज़ को, 7/8 n0 को। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 16 LCM आएगा, ऊपर 15 n0 और ये 14 n0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 1/16 n0। ठीक है, अब ये होगा कि अगर क्वेश्चन है कि एटम्स डिकेड आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स, तो वो कितने होंगे, वो आपके पास होंगे 15/16 n0। अगर ये पूछा जाए कि एटम्स
डिकेड ड्यूरिंग फोर्थ हाफ लाइफ, कि सिर्फ फोर्थ हाफ लाइफ में कितने डिके हुए हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1/16 एंड नॉट। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट में हम डिस्कशन करते हैं मीन लाइफ की, कि मीन लाइफ क्या है। मीन लाइफ वो टाइम पीरियड है जिसमें एक सैंपल जो है वो 2/3 उसका फ्रैक्शन क्या हो जाए, डिके हो जाए, या दूसरे अल्फाज में एक सैंपल 66.66% क्या हो जाए, डिके हो जाए। इसका जो रिलेशन है वो क्या है, मीन लाइफ हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल लेके, या इस फॉर्मूले से कि T12 = 0.693 T मीन। ओके, अब अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो कि दो सैंपल्स हैं A और B, ठीक है, इफ द मीन लाइफ ऑफ अ सैंपल A इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल B, यानी T मीन अगर बराबर है किस चीज के लिए, किस चीज के, T हाफ के, तो आपके पास ये रिजल्ट्स होने चाहिए ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वो वहां पर करेक्ट ऑप्शन तक आप पहुंच सकें। याद रखिएगा, सैंपल ए का मीन लाइफ बराबर है सैंपल बी के हाफ लाइफ के। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम में सैंपल ए 66.6% डिके हो रहा है, उसी टाइम में सैंपल बी जो है वो सिर्फ 50% डिके हो रहा है। मैं रिपीट करता चलूं, जिस टाइम में सैंपल ए 66% डिके हो रहा है, उतने ही टाइम में सैंपल बी 50% डिके हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल ए तेजी से डिके हो रहा है। जो एटम तेजी से डिके होता है उसका डीके कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आर ए मस्ट बी ग्रेटर देन आर बी, डीके कांस्टेंट ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। सैंपल ए का हाफ लाइफ क्या होना चाहिए, सैंपल बी से कम होना चाहिए, क्योंकि जिसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका हाफ लाइफ कम होता है। तो सैंपल ए हैज लेसर हाफ लाइफ देन बी। ओके, और अगर इनिशियली सेम नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन होंगे तो सैंपल ए के पास कम नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे सैंपल बी के मुकाबले में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। यानी आपको ये कहा गया कि सैंपल ए का मीन बराबर है सैंपल बी के हाफ लाइफ के, तो एक साल के बाद किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे, तो बी के पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे और ए के पास जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कम होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मीन लाइफ और हाफ लाइफ पर हमारा आज का जो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर था ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।